और अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक एली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो आदमी किसी का खून कर कर खड़ा हुआ था और वो ये देख कर हंसते हुए कहता है, क्या वो कमीना यहाँ पर मुझसे कोई मजाक कर रहा है? वो 1 मिलियन की चीज को यहाँ पर 8 लाख के अंदर खरीदने की कोशिश कर रहा है। क्या उसे सच में चीज के बारे में पता भी है क्या ये किस तरीके का आइटम है? ये राउंड 5 के हाई ओगर बॉस को खत्म करने के बाद मुझे मिला था। उस एक को अपनी तरफ खींचने के लिए मुझे 20 ओगर की लाशों को एक जगह पर लेकर आना पड़ा था, जिसके बाद मैं उसे वहाँ पर मार पाया। मुझे सच में उस समय ऐसा लगा था जैसे कि मैं वहाँ पर मारा जाऊंगा। वो एक ऐसे आइटम को निकलना चाहता है जिसको कमाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, वो भी बस केवल 8 लाख युआन में। और इसलिए वो र्यूमी को बिना जाने ही उसे गाली देते हुए कहता है कि जैसे मैं तुम्हें देखूंगा मैं यहाँ पर तुम्हें मारने में बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। और वो आदमी जो कि रेंगते हुए उसके पास कपकपाते हुए आ गया था, वो कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। पर वो आदमी कहता है कि शिट, तुमने मुझे यहाँ पर डरा दिया। ओल्ड मैन, सच में क्या अभी तक तुम यहाँ पर मरे नहीं हो? वो कपकपाई हुई आवाज में कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो। वो आदमी कहता है कि तुम्हें जाने दूं, और ये चीज तुमने यहाँ पर बिना मुझसे डरे कही है। और वो कपकपाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो। पर वो अपना चाकू लेकर उसकी गर्दन के अंदर धंसा देता है, जिससे वहाँ पे एक जोर की चीख गूंज जाती है। और जब वो उसे बाहर निकालता है तो वो आदमी यहाँ पर मारा जा चुका था। और वो लड़का ये देखकर कहता है, लोगों को बिना रीजन के यहाँ पर डराना सच में ये काफी ज्यादा अनोइंग होता है। और साथ ही वो खुश हो रहा था। वो कहता है कि सबके अलावा जैसे वो कमीना यहाँ पर आएगा तो वो यहाँ पर मारा जाएगा। चलो अब यहाँ पर थोड़े से मजे करने का समय आ चुका है। और वो लड़का हमें अपनी लाइफ के बारे में बताता है, क्या तुम्हें पता है एक दिन ऐसा आता है कि जो बोरियत होती है वो तुम्हें काफी ज्यादा जोर से हिट करती है। तो अपनी फीलिंग को महसूस करो जैसे कि सारी चीजें यहाँ पर गिर रही हो। किसी भी चीज में मजा नहीं आता, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। हर एक चीज काफी ज्यादा फीकी और खाली सी लगने लगती है, जो कि पूरे से तुम्हें बोरियत तक लेकर जाती है और कुछ नहीं। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही रहा उसके बाद भी कि जब मैं मिडिल स्कूल के अंदर आ गया था। मुझे लगा कि अगर मैं किसी और चीज के ऊपर फोकस करता हूँ तो शायद ये चीज काम करेगी। तो मैंने पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चालू किया, जैसा कि मेरे पेरेंट्स मुझसे कहा करते थे। मैं कभी भी अपनी क्लास के अंदर फर्स्ट प्लेस से नीचे नहीं आया था, पर फिर धीरे धीरे करके जो ये पढ़ाई थी वो भी काफी ज्यादा बोरिंग हो गई। इसी वजह से मैंने उसे भी छोड़ दिया। फिर मेरे ग्रेड्स काफी ज्यादा तेजी से गिरने लगे और मेरे पेरेंट्स की डांट यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई। और यही कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और हमें वो दिखता है कि वो एक गॉब्लिन को मार रहा था। और आगे कहता है, पर जब मैं दूसरी दुनिया के अंदर जो कि गेम की तरह है उसके अंदर पहुंचा था तो वो चीज मुझे सच में काफी ज्यादा सूट करती है। और रूल्स ऑफ ड्रॉप का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि मुझे शुरुआत में मिला था। उसकी वजह से मुझे कई सारे आइटम्स मिले और साथ ही मुझे शामन क्लास चेंज आइटम भी मिला, जिसकी वजह से मैंने काफी ज्यादा जल्दी से अपनी क्लास को यहाँ पे चेंज कर लिया था। और चीज अराउंड 4th के साथ तो सच में और भी ज्यादा मजेदार हो गई थी। वो सच में काफी ज्यादा भयानक तरीके से मजेदार था, जिसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सभी फ्लोर्स को यहाँ पर क्लियर करूंगा और विश करूंगा कि यहाँ पर और भी कई सारे फ्लोर्स हो। और क्योंकि ये चीजें सच में काफी ज्यादा मजेदार है और अगर मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो वो मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम था। और हमें एक क्लास दिखती जिसके अंदर वो लड़का एक चाकू रखे हुआ था और उसके नीचे कई सारी लाशें पड़ी हुई थी। और वो हंसते हुए कहता है कि मैं अभी तक उस फीलिंग को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ, वो जो कि मैंने वहाँ पर महसूस किया था। उस समय पर मैं छोटा था और मैं पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहता था, इसलिए मैंने लगातार लोगों को मारना चालू कर दिया जब तक मैं 27 साल का ना हो गया। और ये काफी तो सावधानी भरे प्लान का शुक्रिया कि मैं कभी भी पकड़ा नहीं गया। और अगर वो किसी वजह से यहाँ पर जिंदा बच भी जाता था या पर सर्वाइव कर भी जाता था तो मैं उसे कर्स ऑफ फियर से यहाँ पर स्ट्रेन कर देता था और फिर उसे धीरे धीरे मारा करता था, जैसे कि किसी कीड़े को अपने पैर के नीचे धीरे धीरे कुचला जाता है। और वो कोने में छुपा हुआ यहाँ पर र्यूमिंग का ही वेट कर रहा था। और जैसे उसे परछाई दिखती है तो ये देखकर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार जल्दी करो कमीने, अब यहाँ पर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए पहले से एक प्रेजेंट तैयार कर रखा हुआ है। और जैसे जैसे र्यूमिंग की परछाई आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। और वो सोचता है कि सच में धरती को इस तरीके से तबाह होता हुआ देखना भी काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है। और साथ ही वो अपने सामने पड़ी हुई इस बॉडी को देखता है और कहता है, चलो अब समय आ चुका है उससे मिलने का। और ये कहकर वो उसे घसीटते हुए ट्रैश कैन की तरफ लेकर जाने लगता है जहाँ पर वो उस लाश को छुपा सके। और साथ ही वो खुश होते हुए कहता है कि जैसे ही वो काफी ज्यादा करीब आ जाएगा मैं क्रॉस एक्सप्लोजन स्किल का इस्तेमाल करूंगा और फिर बूम, और वहाँ पे एक धमाका होगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पर वहाँ पर अचानक ही हमें हावेंग को दिखाते हैं। ये देखकर मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। फिर याद आता है कि हाँ, रीमिंग तो यहाँ पर असेसिन मास्क पहने हुए है। और वो लड़का भी ये देखकर कहता है कि बिंगो, बस थोड़ा सा करीब और बस 5 कदम, बस 5 कदम और। पर रीमिंग तो बस थोड़े से आगे चलकर वहाँ पर रुक जाता है। ये देखकर वो कंफ्यूज था। वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर रुक क्यों गए? और रीमिंग जो कि हावेंग के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका था वो कहता है कि एक्सक्यूज मी, क्या तुम वही हो जो कि अनडाइंग स्किन फ्रेगमेंट को बेच रहे हो? अगर इसने यहाँ पर 2 कदम और लिए होते तो वो क्रॉस एक्सप्लोजन स्किल के रेंज के अंदर आ जाता। और रीमिंग हाथ हिलाते हुए कहता है कि अगर तुम वहाँ पर क्यों खड़े हुए हो, यहाँ पर आओ, क्या तुम्हें वो बेचना नहीं है? और ये देखकर वो परेशान होते हुए कहता है कि पर अगर मैं उसकी तरफ जाता हूँ तो मैं खुद ही यहाँ पर क्रॉस एक्सप्लोजन के रेंज के अंदर आ जाऊंगा। और यही सोचते हुए वो सामने आ जाता है और कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा फास्ट हो। जिसके बाद वो एक दूसरा प्लान बनाता है कि मुझे यहाँ पर क्रॉस एक्सप्लोजन को छोड़ देना चाहिए और अपने कर्स ऑफ फियर का इस्तेमाल करते हुए उसे रिस्ट्रेन करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे भी ये कुछ दिनों से
से ज्यादा ही बोरिंग है। वैसे भी ये वो प्लान नहीं है जो कि मैंने यहाँ पर तैयार किया था। र्यूमिंग कहता है कि अगर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर नहीं आ रहे? पर वो आदमी हिचकिचाते हुए कहता है क्या तुम यहाँ तक नहीं आ सकते, मेरे पैर थोड़े से दर्द कर रहे हैं। साथ ही वो सोचता है कि बस एक कदम और, अगर मैं तुम्हें कैसे ही कर बस एक कदम और आगे बढ़ाने पर मजबूर कर दूं। पर ये देखकर र्यूमिंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है कि बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरे पैर भी यहाँ पर दर्द कर रहे हैं। वो कहता है कि पर मुझे माफ करना, मेरी डिसेबिलिटी है, मुझे मूव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। पर र्यूमिंग ये देखकर कहता है कि डिसेबिलिटी, तुम्हारे पैर तो मुझे पूरे से ठीक लग रहे हैं। ये देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि शिट, इसने मुझे पकड़ लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या कोई तरीका है जिससे इसको पता चल सके कि यहाँ पर इस ट्रैश कैन के अंदर एक लाश है, और या फिर इसे ये पता है कि मैं एक शामन हूँ जिसके पास क्रॉप एक्सप्लोजन स्किल है। और र्यूमिंग दूर से चिल्लाते हुए कहता है कि शिट, यानी तुम शुरुआत से यहाँ पर ट्रेड करने के बारे में सोच ही नहीं रहे, मैंने सही कहा ना? वो लड़का कहता है कि आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? वो कहता है कि तुमने मुझसे पहले से ही उस आइटम के लिए झूठ बोला था, असल में वो तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम कमीने कहीं के। अब तुम मुझसे ये कहने की कोशिश मत करना कि तुमने झांसा देकर मुझे बुलाया है जिससे तुम मुझे लूट सको, और इसी वजह से तुम बार बार मुझे अपने करीब आने का कह रहे हो। मैंने सही कहा ना, तुम कमीने कहीं के? पर वो आदमी अपने होठों को काटते हुए कहता है कि शांत रहो, शांत रहो, मैं इस कमीने को अपना कंट्रोल ऑफ पीस बिल्कुल भी खराब करने नहीं दे सकता। अगर मैं यहाँ पर बस इसे एक और कदम आगे बढ़ाने पर मजबूर कर देता हूँ तो ये चीज पूरी तरह खत्म हो जाएगी। वो कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई गलतफहमी हुई है। पर र्यूमिंग कहता है कि नाटक मत करो, वो तुम्हारे पास नहीं है। पर वो कहता है कि प्लीज इस तरीके से गाली देना बंद करो। र्यूमिंग कहता है कि गाली हो या फिर कुछ भी हो, अपनी बकवास करना बंद करो कमीने। तुमने एक फेक पोस्ट को लिस्ट किया था जिससे तुम लोगों को लूट सको, आखिर में एक ऐसे कमीने से यहाँ पर अच्छे से बात कैसे कर सकता हूँ? ये सुनकर वो कहता है क्या एक फेक लिस्टिंग? जरा खुद से करीब आकर देखो, क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि मैंने ये फेक लिस्ट किया था? और ये कहकर वो उस आइटम को बाहर निकाल लेता है। र्यूमिंग जो चुपचाप से पहले इस चीज को देख रहा था, अचानक उसके चेहरे पर एक क्रीपी और अजीब सी स्माइल आ जाती है। ये देखने के बाद वो आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो कहता है कि आखिर इस कमीने को क्या हुआ, आखिर अचानक ही ये इस तरीके से यहाँ पर मुस्कुरा क्यों रहा है? पर फिर हमें एक स्लैश की आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल उस आदमी का हाथ यहाँ पर कटकर नीचे गिर जाता है। इस वजह से वो दर्द में करारना चालू कर देता है और जोर से चिल्लाने लगा था। और वो बहुत ज्यादा घबराते हुए र्यूमिंग को देखते हुए कहता है कि डेफिनेटली वो तो वहाँ पर था, ऐसा नहीं हो सकता कि वो बस केवल एक ही स्टेप के अंदर यहाँ तक चल कर आ जाए। पर अभी भी वो तो उसे अपने सामने ही दिख रहा था। और जैसे वो अपने साइड में देखता है तो वहाँ पर एक और र्यूमिंग खड़ा हुआ था जिसके हाथ में एक तलवार थी। और ये देखकर वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और वो आदमी कहता है क्या दो, क्या तुमने यहाँ पर कहा कि तुम दो हो? पर र्यूमिंग कहता है कि दो, आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर तो बस केवल एक ही इंसान है। और ये कहते ही अचानक ही वो र्यूमिंग जो कि उसके सामने खड़ा था वो गायब हो जाता है। ये देखकर वो शॉक और भी ज्यादा कंफ्यूज सा रह गया था। वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसा हो सकता है? और र्यूमिंग उस फ्रेगमेंट को उठाते हुए कहता है कि मुझे सच में यहाँ पर ये चीज तुम्हें एक्सप्लेन करनी होगी। और वो आदमी जो कि उस फ्रेगमेंट को यहाँ पर र्यूमिंग को उठाता हुआ देख रहा था वो गुस्से में कहता है कि तुम एक कचरे के टुकड़े कहीं के। और वो अपने एक दूसरे स्किल कर्स ऑफ फियर का इस्तेमाल करता है पर र्यूमिंग के ऊपर इसका बिल्कुल भी असर नहीं होता। और जैसे उसे ये पता चलता है कि जो उसका कर्स ऑफ फियर था वो यहाँ पर कास्ट होने से फेल हो चुका है, ये देखकर वो शौक था। वो कहता है क्या ये फेल हो गया? र्यूमिंग कहता है कि तुम्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर दे मारता है। इसकी वजह से बेचारी की 32 ही 28 हो गई थी, यानी 4-5 दांत उसके टूट चुके थे। और वो सोचता है कि आखिर इसका स्ट्रेंथ स्टेटस इतना ज्यादा हाई कैसा हो सकता है? पर अब र्यूमिंग उसकी कॉलर पकड़कर दूसरे हाथ से उसके ऊपर मुक्के बरसाना चालू कर देता है, जिसके बाद वो उसे जमीन पर फेंक देता है। वो किर्राते हुए कपकपाते हुए कहता है कि ये पागल कमीना कहीं का। पर फिर र्यूमिंग अपना हाथ उसकी तरफ लेकर जाता है और एक तेज लाइट निकलती है और कई सारे बैंडेजेस यहाँ पर जो उसको यहाँ पर हील करने लगी थी। ये देखकर वो कंफ्यूज था। र्यूमिंग बताता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर हीलिंग स्किल का इस्तेमाल किया है जिससे मैं तुम्हें और ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर पीट सकूं। और ये कहते ही वो फिर से एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर दे मारता है और वो खून की उल्टी करते हुए वहाँ पर गिर गया था, जिसके बाद वो उसके पेट पर एक मुक्का मारता है और वो फिर से खून खांसने लगता है। और इसी तरीके से वो लगातार यहाँ पर मुक्के बरसाता रहता है और वो लड़का यहाँ पर खून की उल्टियां पूरे में खून पिचकाता रहता है। जैसे उसकी हालत थोड़ी सी और खराब होने लगती है तभी र्यूमिंग फिर से उसके ऊपर अपनी हीलिंग स्किल को इस्तेमाल करने लगता है और वो उसको गाली देते हुए कहता है कि तुम कमीने कहीं के। और र्यूमिंग कहता है देखकर लगता है कि अभी तुम्हें सही तरीके से पीटा नहीं है। और वो सोचता है कि जैसे इसका एक बार कूल डाउन यहाँ पर खत्म हो जाए तब मैं तुम्हें देखता हूँ। और जैसे कूल डाउन खत्म होता है तो वो फिर से कर्स ऑफ फियर को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि कमीने अब तुम मरो। पर अगले पल र्यूमिंग अपनी तलवार को उसकी आंखों के ऊपर घुमा देता है। इसी वजह से उसकी आंखें यहाँ पर दोनों दोनों कट जाती है और ये कहना चाहिए कि फूट जाती है। इसकी वजह से वो फिर से दर्द में किर्राना और चिल्लाना चालू कर देता है। वो कहता है कि मेरी आंखें, मेरी आंखें। और र्यूमिंग आगे कहता है कि सच में तुम्हारे पेरेंट्स ने यहाँ पर खून के आंसू रोए होंगे तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से जन्म देने की वजह से। और वो आदमी ये सुनकर गुस्से में अपने चाकू को बाहर निकालते हुए फिर से उसे गाली देने की कोशिश करता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी मुझे यहाँ पर ट्रिक करने की हिम्मत भी कैसे हुई। पर अब उसका कोई अटैक र्यूमिंग को कैसा लगने वाला था। र्यूमिंग के जोरदार लात उसकी छाती पर दे मारता है जिससे वो सरकते हुए काफी दूर जाता है और जाके पीछे दीवार से टकरा जाता है। और वो आदमी बहुत ज्यादा घबराया हुआ डरा हुआ सा कहता है
कि शिट, आखिर अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मेरा एक हाथ कट चुका है और यहाँ तक मेरी आंखें भी दोनों फूट चुकी हैं। क्या सच में ये मेरा अंत है? नहीं रुको, ये जगह। और उसे वो ट्रैश बिन के बारे में याद आता है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मैं सच में यहाँ पर मरने वाला हूँ तो मैं कमीने तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। और वो अपने स्किल क्रॉप्स एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करता है, जिससे वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका हो गया था। गली में घूमने वाले लोग ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि ये आवाज तुमने सुनी, आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर किसी तरीके का कोई धमाका हुआ है, क्या कोई बॉम्ब था वहाँ पर? और इसी तरीके की बातें करते हुए लोग वहाँ पर चेक करने के लिए आते हैं और वहाँ पर लोगों को बस पूरे में तबाही तबाही दिखती है। वहाँ पर पूरे में ही न जाने कितना कचरा फैला हुआ था, जिसके बाद पुलिस वहाँ पर आकर पूरी जगह को सील कर देती है और कहते हैं लगता है कि कोई गैस एक्सप्लोजन हुआ है, इसी वजह से लोगों से वहाँ से दूर रहने का कहा जा रहा है। और हमें दूसरी तरफ एक बिल्डिंग के ऊपर का सीन दिखाते हैं। र्यूमिंग जो कि ये सब देख रहा था, वो कहता है कि लगभग मैंने इस कमीने को वहाँ पर मार ही दिया था। और वो हमें इस आदमी के बारे में बताता है कि असल में इसका नाम सियोंग टाई है और इसका निकनेम डंप इडियट है। और बिल्कुल मिस्टर मा की तरह ये भी एक ऐसा प्लेयर है जो कि ऑल जोन्स के अंदर सेकंड या थर्ड प्लेस पर ही आता है, पर इसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर कितने ज्यादा स्किल्ड ही क्यों ना हो। पर मैं इस तरीके की किसी सीरियल किलर को 20th राउंड तक जाने नहीं दे सकता। पर इस सब के अलावा भी मैं यहाँ पर बॉसेस का शिकार करने के लिए बाद में इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि वो रूइंस ऑफ ड्रॉप जो कि ये पजेस करे हुए है वो काफी एक्सट्रीमली यूजफुल है। और बॉस मोस्टर्स के खिलाफ जिसका बूस्ट स्पेशल ड्रॉप रेट होता है वो 10 गुना भी यहाँ पर बढ़ जाता है। और जब तक ये यहाँ पर सर्वाइव करता रहेगा तब तक ये अच्छे मटेरियल्स को यहाँ पे इकट्ठा करता रहेगा और मार्केट में डालता रहेगा। पर दिक्कत की बात ये है कि ये एक सीरियल किलर है और अगर मैं इसे यहाँ पर जिंदा छोड़ देता हूँ तो ये डेफिनेटली इनोसेंट लोगों का यहाँ पे शिकार करना चालू रखेगा। इसलिए वो अपनी तलवार निकालता है और उसका पैर यहाँ पर काट देता है, जिसके बाद वो जितने भी घाव थे उन सभी को ठीक कर देता है, यानी बस उन्हें यहाँ पर पैक कर देता है, उनको फिर से रीग्रो नहीं करता। और उसकी आंखों को भी वापस लाते हुए कहता है कि जब ये उठेगा तो उसकी आंखें यहाँ पर वापस आ चुकी होंगी। तो चलो देखते हैं कि आखिर फिर इसके साथ यहाँ पर क्या होता है। और मैं चीज को मेक श्योर करूंगा कि जो इसके कटे हुए हाथ पैर हैं वो यहाँ पर इनको फिर से रीअटैच ना कर सके, इसलिए अब ये आसपास घूमते हुए किसी को भी मारने की बिल्कुल भी शायद कोशिश नहीं करेगा। पर ड्रॉप्स के लिए बस केवल एक ही बॉडी मैटर करती है जो कि उस दूसरी दुनिया की है, और क्योंकि इसने अभी तक मेरा रियल फेस नहीं देखा है तो ये बिल्कुल भी मेरे पीछे आने की भी कोशिश नहीं कर सकता। और ये कहने के बाद र्यूमिंग वहां से चला जाता है, जिसके बाद सीरियल किलर यानी सियोंग को जैसे ही होश आता है तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो कहता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ, आखिर मैं कौन हूँ। और फिर उसे याद आता है कि मैंने डेफिनेटली वो क्रॉप एक्सप्लोजन को इस्तेमाल किया था एली के अंदर, और उसे याद आता है कि र्यूमिंग ने यानी उस कमीने ने यहाँ पर उसका हाथ काट दिया था। और वो सोचता है कि आखिर वो कमीना यहाँ से कहाँ चला गया। पर जैसे उसे एहसास होता है कि उसका पैर भी यहाँ पर कट चुका है वो और ज्यादा दर्द में कराने लगता है। वो चिल्लाते हुए कहता है क्या मेरा पैर? वो आसपास देखता है र्यूमिंग को कि आखिर र्यूमिंग कहाँ पर है, पर वो तो वहाँ से कब का जा चुका था। पर वहीं पर साइड में एक नोट रखा हुआ था, ये देखा वो कहता है कि आखिर ये क्या है। उसमें लिखा था पहली चीज कि मैं तुम्हारे पैर के साथ ये सब नहीं करना चाहता था, पर आखिर तुमने वहाँ पे एक बॉम्ब को क्यों छुपाया हुआ था? मुझे मारने के लिए। मैंने लगभग तुम्हें वहाँ पर मार ही दिया था, पर तुम्हारा पैर इस तरीके से वहाँ पर फट गया, ये देखकर मुझे काफी ज्यादा दया आई, इसलिए मैंने तुम्हें वापस जिंदा छोड़ दिया। अगर सच में कोई भी इंसान किसी भी इंसान को बिल्कुल किसी धूल की तरह ट्रीट कैसे कर सकता है, अपने आप को थोड़ा सा लकी समझो। आगे से ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश मत करना और अब ढंग से जीना। अगर तुमने आगे से फिर से कोई दिक्कत खड़ी करने की कोशिश करी और मुझे इसके बारे में पता चल गया तो अगली बार तुम यहाँ पर डेफिनेटली मर जाओगे। वैसे भी मैंने तुम्हारी आईडी और तुम्हारा होम एड्रेस यहाँ पर अच्छी तरीके से याद कर लिया है। ये देखकर सियोल भी थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो कहता है कि वो क्रॉप्स एक्सप्लोजन जो कि मैंने वहाँ पर ट्रिगर किया था उसने मुझे मारा नहीं, पर यहाँ पर मेरा पैर खत्म हो गया। सच में ये एक काफी अजीब तरीके की बकवास है। पर आखिर में यहाँ पर कितने लंबे समय तक बेहोश था कि उसने मेरे साथ ये सब किया और यहाँ से चला भी गया। और यही सोचते हुए वो अपना फोन और वॉलेट चेक करने की कोशिश करता है, पर उसे पता चलता है कि वो दोनों भी उसकी जेब में नहीं थे। वो कहता है और वो जितना पैसा जो कि उसके अंदर था, शिट, कि उस कमीने के लिए बस मेरे हाथ और पैर काटना ही काफी नहीं था कि उसने वहाँ पर मेरा मटेरियल और मेरे वॉलेट को भी यहाँ पर मुझसे चुरा लिया। और यही सोच सोच कर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो हाथ पटकते हुए यहाँ पर र्यूमिंग को गालियां देना चालू कर देता है। और वो कहता है कि आज जो बेइज्जती मैंने यहाँ पर सफर करी है डेफिनेटली मैं कभी भी इसे नहीं भूलूंगा और तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकानी होगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें इंपीरियल होटल का सीन दिखाया जाता है। र्यूमिंग और जूरी जहाँ पर बैठे हुए खाना खा रहे थे। वो कहता है कि ट्रेडिशनल शेट मील सच में काफी ज्यादा अच्छा है, मैंने सही कहा ना? वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, ये अभी तक सबसे ज्यादा अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ पर अभी तक मैंने खाना खाया है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं काफी खुश हूँ कि तुम्हें ये चीज काफी पसंद आई, हम लोग आगे भी यहाँ पर और जरूर आएंगे। ये सुनकर वो थोड़ी सी हिचकिचा जाती है और कहती है क्या और ज्यादा? तो वो कहता है कि ऐसा नहीं कि लगातार, हाँ कभी कभार। तो ये सुनकर जूरी भी मुस्कुराते हुए कहती है कि अच्छा हाँ हाँ मैं समझ गई, ठीक है। पर र्यूमिंग इन दिनों में तुमको जरूरत से ज्यादा ही बिजी थे। जितने भी बार मैंने तुम्हें यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया तुमने कहा कि हम लोग बाद में मिलेंगे। वो कहता है कि असल में कुछ चीजें आ चुकी थी और साथ ही वो सोचता है कि बिल्कुल, क्योंकि मैं काफी ज्यादा बिजी था, मुझे हर वीकेंड में प्ले
लिए सर्व्ड बार के अंदर जाना होता है और साथ ही प्लेयर्स प्लेस की जो मीटिंग है वो भी तो है। और इसके अलावा मैं यहाँ पर खुलकर बाहर भी नहीं घूम सकता क्योंकि एक पूंछ है जो कि मेरे पीछे लगी हुई है। यहाँ तक अभी भी कोई है जिसकी आंखें मेरे ऊपर टिकी हुई है और मैं काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आखिर वो कौन है। लेवल 28 असैसिन जेफरी बिशप। और इस सब के पीछे क्रिस्टीन का फादर यानी नीथन है। शुरू में तो मुझे इस चीज का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, पर डिटेक्शन स्किल के प्रेजेंस होने की वजह से मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि एक इंसान काफी दिनों से यहाँ पर मेरे पीछे लगा हुआ है। और अगर मैं उसे देख नहीं पा रहा इसका तो बस यही मतलब है कि ये फैक्ट है कि वो एक असैसिन है जिसके पास एक इनविजिबिलिटी स्किल है, पर इसके अलावा उसके पास प्रेजेंस डिटेक्शन स्किल नहीं है। क्योंकि अगर वो उसके पास होता तो ऑब्वियसली वो इस तरीके से मेरा पीछा नहीं कर रहा होता। और उस दिन जब मैंने उसको नोटिस किया था उसके बाद मैंने खुद ने उसका पीछा करना चालू कर दिया। और उस समय पर जैसे उसने अपनी इनविजिबिलिटी को यहाँ पर हटाया तुरंत ही मैं उसे यहाँ पर पहचान गया और साथ ही मैंने उसके ट्रू इंटेंशंस को भी वहाँ पर पढ़ लिया था। लगता है कि क्रिस्टीन ने उसके फादर को मेरे बारे में बता दिया था और मैं समझ सकता हूँ कि आखिर नीथन यहाँ पर इतना ज्यादा दुखी क्यों है। बिल्कुल कोई इंसान अगर ये चीज क्लेम करेगी उसकी लड़की फ्यूचर में जाकर मारी जाएगी तो बिल्कुल वो ये चेक करना चाहेगा कि आखिर असल में वो इंसान है कौन। पर चलो अभी इसे मेरा पीछा कर लेने दो और जब तक मैं यहाँ पर मास्क और इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल करता रहूंगा उसकी नजरों में तो बस ऐसा लगेगा जैसे कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ और वहाँ से वापस आ रहा हूँ। और जूरी जो कि यहाँ पर टोकने में लगी हुई थी वो रीमिंग से कहती है, पर तुमने जो 7th फ्लोर के बारे में मुझे बताया था क्या वो सच में बस उतना ही था कि हम लोगों को किसी भी तरीके की टेम्पटेशंस के अंदर नहीं जाना है। रीमिंग हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल बस यही है जो कि तुम्हें यहाँ पर याद रखना है। और वो सोचता है कि अगर तुम्हें सच में क्वेस्ट की डिटेल्स के बारे में पता हो तो तुम सच में यहाँ पर हार सकते हो और अगर तुम यहाँ पर हार गए तो बस तुम्हारी केवल तबाही है। पर इस बार मैं उन्हें इस तरीके से यहाँ पर खत्म नहीं होने दूंगा। इस बार मैं जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों को यहाँ पर बचाना चाहता हूँ और आखिरी राउंड तक पहुँचना चाहता हूँ। और रीमिंग थोड़ा सा सडिक्टिव होते हुए उसे कहता है कि जूरी मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर आखिरी राउंड तक सर्वाइव करें। ये सुनकर उसके चेहरे पर भी एक वार्म सी स्माइल आ गई थी और वो कहती है कि बिल्कुल चलो ऐसा ही करेंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से एंजल का सीन दिखाया जाता है जो कि मुस्कुराते हुए आसमान में उड़ते हुए उन लोगों से कहती है कि इंसानों तुम लोगों का स्वागत है। क्या तुम लोगों ने पिछले महीने काफी अच्छे तरीके से आराम किया? पर सभी लोग तो बस गुस्से में उसकी तरफ ही देख रहे थे। वो कहता है कि इस समय पर बस केवल 4 सर्वाइवर्स ही बचे हुए हैं। जैसा कि तुम लोग भी ये देख ही सकते हो कि बस यहाँ पर केवल थोड़े बहुत ही इंसान बचे हैं जिनके साथ इस गेम को चालू किया जा सकता हो। इसलिए फिर से हम लोग यहाँ पर जोन इंटेरोगेशन के साथ चालू करेंगे। और ये कहते थे वो जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। वहाँ पर कई सारे एनर्जी से बनी हुई लाइन बन जाती है और वहाँ पर वो पूरी जगह पूरे से उलट पुलट होना चालू हो जाती है। लोग अपने सामने कुछ और नए लोगों को देखते हैं और वो बताते हैं कि इस बार भी 10 जोन है जो कि यहाँ पर मर्ज हुए हैं, जिसे मिलाकर अब लोगों की संख्या 4992 हो चुकी है। और अब जोन का नया नाम C2ESKA003 है। और जैसा कि तुम लोग जानते हो कि तुम सभी के सभी कोरियंस हो तो यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर गेम को शुरू करने से पहले हम लोगों को जोन रिप्रेजेंटेटिव को चुनना होगा फिर से। ये सुनने के बाद लोग थोड़े से घबरा जाते हैं। एंजल कहती है कि पर थोड़ी देर रुको क्योंकि यहाँ पर कुछ डिस्कशंस हैं जो कि इस प्रोसेस के लिए यहाँ पर करने जरूरी है। और ये कहकर वो गायब हो जाती है। और रिमिंग कहता है देखकर लगता है कि फिर से जोन रिप्रेजेंटेटिव के लिए सिलेक्शन बैटल यहाँ पर चालू होने वाली है। और इस चीज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस बार का जो जोन रिप्रेजेंटेटिव है उसे मैं यहाँ पर बिल्कुल भी मिस करूंगा। और भले ये बस केवल एक बार के लिए है पर फिर भी मुझे एक ऐसी अथॉरिटी ग्रांट होगी जो कि मैं रियल वर्ल्ड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस फ्लोर का जो सब क्वेस्ट का रिवॉर्ड है असल में वो रूइंस ऑफ द मेंटल बैरियर है। और ये उन 18 रूइंस में से एक है जो कि मुझे कैसे भी कर यहाँ पर ऑब्टेन करने ही होंगे। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर मुझे यामी की एबिलिटी का यहाँ पर काउंटर करना है यानी सामना करना है। और ये इंटेरोगेटेड रिप्रेजेंटेटिव रिवॉर्ड है रूइंस ऑफ द मेंटल बैरियर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना पड़ता है पर मुझे वो दोनों यहाँ पर ऑब्टेन करने ही होंगे। मैं पहले से ही सारी तैयारियां यहाँ पर कर आया हूँ। अब फिर से वो सभी 10 एंजल्स यहाँ पर इकट्ठा होना चालू हो जाती हैं और वो सभी यहाँ पर बात कर रहे थे कि आखिर इस बार बाउचर एंजल कौन बनेगा, आखिर वो कौन है जो कि यहाँ पर आगे बढ़कर इंटेरोगेटेड जोन्स को गाइड करेगा। एक एंजल कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने ओलिवी के साथ यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल का गेम खेला था। तो दूसरी एंजल कहती है कि हाँ मैंने भी उसके बारे में सुना हुआ था, एक ऐसा गेम जहाँ पर इंसान तुम्हें असिस्ट करेंगे और जो भी यहाँ पर जीतेगा वो किंग बनेगा। ये सुनने के बाद वो लाल बाल वाले एंजल मुस्कुराते हुए कहती है अगर ऐसा है तो चलो हम लोग यहाँ पर जोन रिप्रेजेंटेटिव को मोस्ट बेसिक मेथड का इस्तेमाल करते हुए चुनते हैं, एक डेथ मैच। ये सुनकर वो कहती है कि रुक जाओ, क्या तुम्हारा जोन वो नहीं है जिसके नाम ब्लैक साइथ है? दूसरी कहती है कि हाँ मुझे भी इसके बारे में पता है। और वो कहती है क्या वो अकेला इंसान वो नहीं है जो कि 50 लेवल तक पहुंच चुका है? अगर हम लोग डेथ मैच के साथ आगे बढ़ते हैं तो जो प्रिंसिया है वो यहाँ पर किंग बनेगी और ये चीज काफी ज्यादा अनफेयर है। ये सुनकर वो लाल बाल वाले एंजल कहती है अगर ऐसा है तो
बताओ तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है। वो कहती है कि ब्लैक साइड के सामने स्ट्रेंथ बेस्ड गेम्स को जीतना पूरी तरह नामुमकिन है। तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले 7th राउंड को यहाँ पर कौन क्लियर करता है। ये सुनकर दूसरे एंजल्स भी कहती हैं कि हाँ, ये सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि 7th राउंड के अंदर कॉमेट स्ट्रेंथ बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। और इसलिए वो लाल वाल वाले एंजल से पूछते हैं तो बताओ आखिर तुम्हारा क्या ख्याल है। पर वो यहाँ पर चुप थी, वो कुछ भी नहीं कह पाती। जिसके बाद वो सभी लोगों के सामने जाकर लोगों को बताती है कि जो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन मेथड है उसे डिसाइड कर लिया गया है। और वो बताती है कि रिप्रेजेंटेटिव की सीट बस केवल उसी को ही मिलेगी जो कि यहाँ पर इस क्वेस्ट को सबसे पहले क्लियर करेगा। ये देखकर लोग कंफ्यूज थे। वो कहते हैं क्या यहाँ पर कोई डेथ मैच नहीं होगा। और बाकी लोग इस चीज से खुश होते हुए कहते हैं कि कुछ भी हो, कम से कम ये डेथ मैच से तो काफी ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद वो कहती है तो चलो मैं यहाँ पर 7th राउंड के क्वेस्ट के बारे में अनाउंस करना चालू करती हूँ। और जैसे ही उन लोगों के सामने मेन क्वेस्ट आता है तो वहाँ पर कई सारे क्वेश्चन मार्क बने हुए थे। ये देखकर वो लोग कंफ्यूज थे, हैरान थे कि आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है, आखिर इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स क्यों बने हुए हैं। देखकर लगता है कि ये कोई सिस्टम का एरर है, पर एंजल बताती है कि ये कोई सिस्टम का एरर नहीं है। असल में जो 7th राउंड का क्वेस्ट है उसे छुपाया हुआ है और अभी के लिए बस इतना ही है जो कि मैं तुम लोगों को बता सकती हूँ। ये सुनने के बाद वो लोग कंफ्यूज डरे हुए से कहते हैं कि रुक जाओ, क्या छुपाया हुआ है। और यहाँ पर टाइमर चालू हो जाता है जो कि बस 2 घंटे का था। पर वो लोग कंफ्यूज थे। वो कहते हैं कि पर आखिर हमें पता ही नहीं है कि आखिर हमें क्या करना है, आखिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। क्या वो बस यहाँ पर ऐसा ही आवारा घूमने वाली है। पर क्या टाइम लिमिट को देखकर ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों को यहाँ पर समय के अंदर कुछ न कुछ तो करना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम लोग आसपास घूमते हैं तो शायद हम लोगों को यहाँ पर कुछ दिखना चालू हो जाए। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों को खुद ही यहाँ पर क्या क्वेस्ट को ढूंढना होगा। और तभी ब्लैक साइड के पास उसके पुराने 4 टीम मेंबर्स आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। र्यूमिंग उन लोगों से कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। सांग कहता है मुझे लगा कि हम लोगों को एक दूसरे के करीब रहना चाहिए। और सांग ब्लैक साइड से क्वेस्ट के बारे में पूछता है जो कि अभी यहाँ पर हुआ है। वो कहता है कि तुम्हें इसका आइडिया है कि आखिर इस सब का मतलब क्या है। र्यूमिंग कहता है कि अगर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, अगर क्वेस्ट यहाँ पर अपीयर नहीं हुआ है तो आखिर उसमें मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया, पर ब्लैक साइड अगर मैं तुम्हें यहाँ पर 7th राउंड की इन्फॉर्मेशन दूं तो। ये सुनकर वो कहता है कि 7th राउंड की इन्फॉर्मेशन, पर आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिली। वो कहता है कि रियल वर्ल्ड के अंदर मैंने एक सीयर से इसके बारे में सुना था। ये सुनते से र्यूमिंग की नजरें पूरी तरह से ठंडी पड़ जाती हैं। वो कहता है कि पिछली बार उसने यहाँ पर छुपाने की कोशिश करी थी, पर इस बार ये खुलकर इसके बारे में बता रहा है। मैं एक काफी बड़ा बेवकूफ था जिसने इसके ऊपर भरोसा किया। र्यूमिंग कहता है कि अगर तुम ये किस तरीके की बकवास कर रहे हो, एक सीयर। वो कहता है कि अगर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं सीरियस हूँ। असल में वो मेरा एक साथी है और हमने पहले भी उससे कई बार यहाँ पर इस तरीके की मदद ली है। और आर्यन तुम्हें भी इसके बारे में पता है, मैंने सही कहा ना। वो भी हिचकिचाते हुए कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ये देख ब्लैक साइड सोचता है कि आर्यन भी, यानी एक और इंसान जिसके ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता, आर्यन का नाम भी उसके अंदर जुड़ गया है। और वो कहता है अगर ऐसा तो चलो ठीक है, मुझे बताओ। वो कहता है उसने कहा था कि 7th राउंड के अंदर बस केवल एक ही चीज को याद रखने की जरूरत है कि किसी भी टेम्पटेशन के अंदर मत आना। सीओ की सुनकर कंफ्यूज था। वो कहता है कि टेम्पटेशंस, आगे सब का मतलब क्या है। जूरी भी ये देख थोड़ी सरप्राइज ही थी और वो कहता है कि मुझे भी डिटेल्स के बारे में ज्यादा नहीं पता है। और वो कहती है कि बाय चांस जो तुम सीयर के बारे में कह रहे हो, क्या उसका नाम र्यूमिंग तो नहीं है। ये सुनकर वो दोनों भी शौक से रह गए थे। और र्यूमिंग यहाँ पर एक लंबी सी सांस लेता है और सोचता है कि एक सीयर का होना और उसकी जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पर 4 लोगों में खुलकर बताई जा रही है। पर जब तक मेरी जो ब्लैक साइड की आइडेंटिटी है वो यहाँ पर रिवील नहीं होती है तो मुझे यहाँ पर कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं होगी। पर अभी के लिए मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं इन चारों से यहाँ पर अलग हो जाता हूँ। इसलिए र्यूमिंग उन लोगों से कहता है कि इस इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर हम लोगों को ये देखना होगा कि आखिर सीयर का असली मतलब क्या था। और अभी के लिए देखकर ऐसा लगता है कि हम लोगों को अलग अलग जाकर और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए। पर ये देखकर सांग कहता है कि अलग अलग होना, पर क्या हमारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। पर वो कुछ आगे बोल पाता उससे पहले वो उसे टोकते हुए कहता है अभी हम लोगों को ये पता भी नहीं है कि ये पार्टी क्वेस्ट है भी या फिर नहीं, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। तो वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, अगर ऐसा है तो हम लोग 7th राउंड को अलग अलग ही यहाँ पर हैंडल करते हैं। और ये कहकर सभी के सभी उसके सामने झुकते हुए कहते हैं कि तुम्हें गुड लक। और जूरी भी हिचकिचाते हुए कहती है क्या मैं भी यहाँ से जाऊँ। तो वो कहता है कि हाँ तुम भी जाओ। तो वो कहती है कि ठीक है। बेचारे र्यूमिंग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कहता है कि ये सिचुएशन सच में काफी ज्यादा अनोइंग थी, पर आखिर 7th राउंड का जो क्वेस्ट है आखिर असल में वो है क्या। पर थोड़ी देर तक इस तरीके से सोचने के बाद अचानक ही उसे यहाँ पर जूरी की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर वो कंफ्यूज जंगल की तरफ बढ़ना चालू करता है और वो इस चीज के बारे में सोच रहा था कि जरूर ये जूरी की आवाज है। और जब वो वहाँ पर ये देखता है तो वो और भी ज्यादा शौक से रह जाता है। जमीन पर कई सारा खून पड़ा हुआ था और जूरी जिसके पेट से खून निकल रहा था वो वहाँ पर जमीन पर पड़ी हुई थी। जियोन जल्दी से जूरी के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। वो कहती है ब्लैक साइड नहीं, मुझे कहना चाहिए मिंग, र्यूमिंग प्लीज मेरी मदद करो। र्यूमिंग ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो कहता है कि आखिर इसे कैसे पता कि आखिर मैं कौन हूँ, आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। वो कहते है कि र्यूमिंग तुम र्यूमिंग ही हो, मैंने सही कहा ना। वो कहता है कि पर मेरी आइडेंटिटी आखिर तुम्हें कैसे पता। वो कहती है कि बिल्कुल, आखिर मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं होगा, तुम मेरा
मेरा पहला प्यार जो हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम इसे छुपाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करते हो, पर फिर भी ये चीज दिखी जाती है। रीमिंग उससे पूछता है तो क्या इतने समय से तुम यहाँ पर बस ये नाटक कर रही थी कि तुम्हें इस चीज के बारे में नहीं पता? तो वो कहती है कि सच में इस तरीके से नाटक करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्या तुम्हें पता है? रीमिंग उसे पकड़ते हुए कहता है कि ये सारी चीजें छोड़ो, पर आखिर तुम्हारे पेट के साथ क्या हुआ है? आखिर तुम्हारी कंडीशन इस तरीके से कैसे हो गई? जिसके बाद वो यहाँ पर उसके घाव को हील करने की कोशिश करता है और कहता है अगर मैं थोड़ा सा और लेट हुआ तो शायद तुम यहाँ पर मर सकती हो। और थोड़ी देर में वो अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए जूरी को पूते से फिर से ठीक कर देता है। ये देखकर वो उससे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और रीमिंग उससे कंफ्यूजन के साथ पूछता है कि आखिर वो कौन था, आखिर कौन ने तुम्हें यहाँ पर स्टैप किया? तो वो हिचकिचाते हुए कहती है कि उस इंसान ने ये सब किया था, उसका नाम सॉन्ग है। जैसे रीमिंग ये सुनता है तो और भी ज्यादा शौक रह गया था। वो कहता है क्या? और इस सब की वजह से उसे काफी गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि आखिर वो कमीना कहाँ पर चला गया? और तभी उसके पीछे से सांग और रिन दोनों चलते हुए आ रहे थे। वो कहते हैं कि ये रहे। जैसे रीमिंग ये सुनता है तो वो और भी ज्यादा शौक था। वो पीछे की तरफ घूमकर उन दोनों को देखता है और रीमिंग उसे गाली देते हुए कहता है कि तुम नाली के कीड़े कहीं के। पर वो कहता है कि एक सीयर के लिए इतनी ज्यादा बेकार लैंग्वेज, इसके बारे में तो सोचा भी नहीं था। रीमिंग कहता है क्या तुम्हें ये पता है कि मैं एक सीयर हूँ? वो कहता है कि हाँ, इस लेडी को टॉर्चर करने के बाद मुझे इस चीज के बारे में पता चल गया, पर इससे पहले आखिर मैं भी इसके बारे में कैसे सोच सकता था? जूरी रोते हुए रीमिंग से कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था कि मुझे इस चीज के बारे में पता भी नहीं चला। और रीमिंग काफी गुस्से में जब उसकी तरफ देखता है तो वो कहता है कि इस तरीके से मुझे घूंडा बंद करो। क्या तुम्हें पता है कि ये मेरे लिए भी कितना ज्यादा बड़ा शौक था? ये जानने के बाद कि वो कमजोर सा दिखने वाला इंसान असल में ब्लैक साइथ है। आखिर कौन होगा जो कि इसके बारे में इमेजिन कर सकता है? पर वो बोलता है कि जल्दी से एक्सप्लेन करना चालू करो, उससे पहले कि मैं यहाँ पर तुम्हारे मुंह के टुकड़े टुकड़े कर दूं। आखिर तुमने जूरी के ऊपर हमला क्यों किया? वो कहता है क्योंकि ये देखने में समझ में आता है कि ये लड़की तुम्हारे काफी ज्यादा करीब है। मुझे लगा था कि अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर हमला करूंगा तो मुझे यहाँ पर काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, पर देखो तो कितनी ज्यादा बड़ी बात पता चली है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और बॉस भी सच में काफी थ्रिल्ड हो जाएंगे जब उन्हें भी इस चीज के बारे में पता चलेगा। पर रीमिंग गुस्से में ब्लैक साइथ को निकालते हुए कहता है कि मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि आखिर तुम इतना लंबा जियोगे कैसे कि तुम उसे यहाँ पर ये सब बता सको। ये देखकर सांग उससे कहता है कि वाओ, मैं तो डर गया, अब जल्दी से वहाँ पर रुक जाओ, मेरे बिल्कुल भी करीब मत आना, वरना मैंने जो उसके पेट के अंदर एक हिडन बॉम्ब लगा कर रखा हुआ है उसे मैं यहाँ पर फोड़ दूंगा। रीमिंग ये सुनने के बाद और भी ज्यादा शौक रह गया था। वो कहता है कि क्या, एक बॉम्ब? और सॉन्ग कहता है कि बिल्कुल, और ये इंसान है जिसने मेरी मदद करी। और वहाँ साइड में टाई सियोक खड़ा हुआ था। ये देखकर वो और भी ज्यादा शौक था। वो गुस्से में कपकपाते हुए कहता है कि मुझसे ये मत कहना। टाई सियोक, जिसके अंदर कोई भी झिझक नहीं लग रही थी, वो कहता है कि मुझे माफ करना ब्लैक साइथ। और वो सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आखिर टाई सियोक तुमने ऐसा क्यों किया? और हमें डार्क मेज की ब्लैक सीड वाले स्किल के बारे में बताया जाता है जो कि वो लेवल 40 पर सीखता है। अगर तुम एक ब्लैक सीड को जमीन के अंदर धसा देते हो और उसे एक्टिव कर देते हो तो वहाँ पर रेंडमली डीमन का एक मिनियन समन हो जाता है। पर अगर तुम उस तरीके के स्किल का इस्तेमाल करो और उसे एक्टिवेट करने से पहले ही किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर डाल दो तो तुम्हें भी पता है कि आखिर उसके साथ क्या होगा। और ये सोचते हुए रीमिंग काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम लेवल 40 तक कैसे पहुंच गए। टाई से वो कहता है कि तुम्हें उस तरीके से देखने के बाद कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता था, इसी वजह से मैंने काफी ज्यादा हार्डली हंट करना चालू किया। रीमिंग जल्दी से उस सीड को उसके अंदर से निकालने के बारे में कहता है पर वो यहाँ पर तुरंत ही मना कर देता है। रीमिंग कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम यहाँ पर इतने समय से मुझे एडमायर नहीं करते? वो कहता है कि बिल्कुल ब्लैक साइथ, तुम मेरे लेवल को किसी गॉड की तरह हो। पर इसके बाद वो रीमिंग को मार्क करते हुए आगे बोलता है पर इसके अलावा, पर ये बस तभी है अगर तुम सभी सिचुएशंस को यहाँ पर सही तरीके से हैंडल कर लेते हो, पर अगर तुम यहाँ पर परफेक्ट नहीं हो तो मेरे पास ऐसी कोई भी वजह नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी फॉलो करूँ। ये सुनने के बाद ब्लैक साइथ के चेहरे का रंग पूरे से उड़ चुका था। वो कहता है कि इन लोगों ने यहाँ पर मेरे पीठ में खंजर घोपा है। और वो निराश होते हुए उन लोगों से पूछता है तो बताओ आखिर तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? और सांग ये सुनकर कहता है लगता है कि ये लड़की सच में तुम्हारे लिए कुछ जरूरत से ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। वो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, और इस चीज की कसम खाओ कि अगर जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दे देता हूँ तो तुम जूरी को यहाँ पर नहीं मारोगे। ये सुनकर सांग एक काफी ज्यादा इविलिक सी हंसी हंसना चालू कर देता है और वो कहता है कि बिल्कुल, अगर तुम ऐसा कर देते हो। रीमिंग कहता है तो बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए या फिर जितने भी हिडन प्लेसेस है उन सभी की लोकेशन। पर वो तो मुस्कुराते हुए रीमिंग की तरफ देखते हुए उसे मार्क करता है और कहता है कि मुझे उन घटिया सी चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि तुम्हारे जैसे एक इंसान ने हम लोगों को इतने समय से धोखा दिया और साथ ही चेयरमैन मिस्टर मा को भी यहाँ पर मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। और इसलिए सॉन्ग उससे कहता है कि खुदकुशी कर लो हम लोगों की नजरों के सामने, अगर तुम ऐसा करते हो तो ठीक है, मैं उसे यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। ये सुनकर ब्लैक साइथ अपने साइथ को गले पर रख देता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर इस चीज का वादा किया है। ये देख जूरी, जिसका चेहरे का रंग पूते से उड़ चुका था, वो कहती है कि नहीं रीमिंग, तुम बिल्कुल भी ऐसा मत करना। पर अगले पल रीमिंग अपनी गले को काट देता है और उसका शरीर जैसे जमीन पर गिरने लगता है। वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर जूरी को बचा पाता तो शायद ये चीज काफी होती। और उन लोगों की ये खोखली सी हंसी के साथ
बाद ये स्क्रीन पूरी से ब्लैंक हो जाती है, जिसके बाद र्यूमी के सामने एक सिस्टम पॉपअप आता है कि हिडन सब क्वेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये सुनने के बाद र्यूमी कंफ्यूज था, सारी मेमोरीज उसके दिमाग के अंदर फ्लो करना चालू कर देती है, जिसके बाद वो अपने आप को एक दूसरी जगह पर देखता है, एक खुले मैदान के अंदर जहाँ पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। और सिस्टम बताता है कि ब्लैक शायद इल्यूजन से निकल चुका है, तुमने अपना मेन क्वेस्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है कि 2 घंटे के अंदर इल्यूजन से बाहर निकलना, और साथ ही सब क्वेस्ट को भी कंप्लीट कर लिया है, यानी किल विदाउट हेजिटेशन। र्यूमी ये जानने के बाद थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, तो क्या ये एक इल्यूजन था? और अगर इस चीज के बारे में सोचा जाए तो मुझे ऐसा लगा ही था कि जो 7th राउंड का मेन क्वेस्ट है उसके अंदर इल्यूजन से बाहर निकलना होगा। जो 7th फ्लोर का मेन क्वेस्ट था उसके अंदर इल्यूजन से बाहर निकलना था, पर अगर तुम्हें शुरुआत से ये पता हो कि असल में ये एक इल्यूजन है तो जो क्वेस्ट है उसके अंदर आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता है और तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट कर दिया जाता है, यानी मिटा दिया जाता है। इसलिए जैसे ही 7th राउंड यहाँ पर चालू हुआ था मैंने अपने आप पर ही डोमिनेशन चालू कर दिया था, पर जैसे यहाँ पर टाइमर चालू होता है सिस्टम यहाँ पर इल्यूजन को बनाना चालू कर देता है, उसके बाद यहाँ पर एग्जिस्टेंस पेनल्टी लगाई जा सकती है। पर वो कमांड जो की मैंने अपने आप को दिया था कि बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ये एक इल्यूजन है जब तक सब क्वेस्ट यहाँ पर कम्प्लीट नहीं हो जाता, और मैंने अपनी खुद की ही मेमोरीज यहाँ पर मिटा दी थी। और सब क्वेस्ट को यहाँ पर क्लियर करने के लिए मुझे अपना यहाँ पर ब्रेन वॉश करने की जरूरत थी इस दूसरी दुनिया के अंदर आने से पहले, इसलिए मुझे जूरी को बचाना होगा, उसके लिए भले ही मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। और मैं जूरी से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। और जो 7th राउंड का सिस्टम है वो एक ऐसे इल्यूजन को क्रिएट करता है जो कि प्लेयर की इनर एंजाइटी के ऊपर बेस्ड होता है, और वो उन्हें उस सिचुएशन के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर वो मर सकते हैं। और मेरे केस में ये डर था कि जो मेरी आइडेंटिटी है वो एक्सपोज ना हो जाए, और साथ ही वो एंजाइटी थी कि जो मेरे साथी हैं जिनके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ ऐसा ना हो कि वो मुझे धोखा दे दे। और सिस्टम ने बिल्कुल वैसा ही इल्यूजन क्रिएट किया उसी चीज के ऊपर बेस्ड, और क्योंकि सिस्टम ने देखा था कि मैं यहाँ पे जूरी से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ तो उसने यहाँ पे एक स्टोरी बनाई जो कि उसके आसपास ही घूमती है, जिससे वो मुझे गाइड कर सके कि मैं अपने आप को मार डालूं। और ये सच में काफी ज्यादा अच्छा है, और ब्रेन वॉशिंग का बहुत बहुत शुक्रिया, जिस वजह से जो मेरा प्लान था वो बिल्कुल वैसा ही गया जैसा कि मैंने सोचा था। जिसके बाद हमें आर्यन को दिखाते हैं जो कि भागते हुए उसके पास आ रही थी। वो कहती है कि ब्लैक साइड क्या तुमने 7th राउंड को यहाँ पर क्लियर कर लिया? वो ये देखकर कहता है कि हाँ, और तुमने भी? वो कहती है कि बिल्कुल, मैं भी इल्यूजन से निकल कर आ गई, पर देखकर ऐसा लगता है कि अभी तक सभी लोग इल्यूजन से पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हैं। तो वो कहता है कि हाँ, ये चीज समझ में आ रही है, और वो ब्लैक साइड से कहती है भले ही ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग हो सकता है पर प्लीज मेरे ऊपर भरोसा करो, मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। ये सुनते से ही अपने ब्लैक साइड को निकालना चालू कर देता है, और वो कपकपाते हुए कहती है कि ये सच में कुछ से ज्यादा ही सडन था, क्यों तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मुझे पता है कि ये सुनने में बिल्कुल किसी मजाक की तरह लगता है, पर फिर भी मैं काफी ज्यादा सीरियस हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने तुमसे ये अभी नहीं कहा तो मैं कभी भी नहीं कह पाऊंगी। पर क्या ब्लैक साइड तुम मेरे साथ? पर वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती, उससे ही पहले वो अपना शायद घुमाता है और रिन की गर्दन उसके धड़ से अलग हो जाती है, और वो सीधे जाकर जमीन पर गिर चुकी थी। और वो अपनी कोल्ड गेजेस के साथ ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है कि अपनी ये घटिया सी ट्रिक्स खेलना बंद करो। और सिस्टम उसे बताता है कि वो टेम्पटेशन से 2 घंटे के अंदर यहाँ पर निकल चुका है, और जो उसका मेन क्वेस्ट था वो कंप्लीट हो गया। जो रिन की बॉडी थी अचानक ही वो यहाँ पर डिसअपीयर होना चालू हो जाती है, और अब वो दूसरी वर्ल्ड के अंदर भी रियल वर्ल्ड के अंदर आ चुका था, यानी उसकी अब आंखें यहाँ पर सच में खुल चुकी थी। और वो उन सभी लोगों को देखता है जो कि वहाँ पर खड़े हुए थे, और वहाँ पर किसी तरीके की स्ट्रिंग जो कि उन सभी के सिर से कनेक्टेड थी। एंजल ये देखकर सरप्राइज थी, वो कहती है क्या एक इंसान इतने ज्यादा जल्दी यहाँ पर उठ चुका है? और ये देखकर वो कंफ्यूज थी, वो कहती है क्या ब्लैक साइड? जिसके बाद ब्लैक साइड एंजल से कहता है कि आखिर असल में यहाँ पर क्या हो रहा है? तो ये देखकर वो हंसते हुए कहती है कि ब्लैक साइड तुमने यहाँ पर इल्यूजन की टेम्पटेशन को सबसे पहले एस्केप किया है, तुम्हें काफी ज्यादा बधाई हो। ये सुनकर वो कहता है कि इल्यूजन, और वो इसके बारे में सोचने लगता है। जिसके बाद एक बीम ऑफ लाइट जो कि यहाँ पर उसे कवर कर लेती है। अभी भी यहाँ पर 1 घंटा 30 मिनट बचे हुए थे। जिसके बाद वो एंजल यहाँ पर खिलखिलाते हुए वहाँ से जाने लगी थी, और रिमी ये देखकर मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि जो मेन क्वेस्ट है उसे किस तरीके से यहाँ पर खत्म करना है। ये बिल्कुल पहले इल्यूजन की तरह था, मेन क्वेस्ट ऑफ टेम्पटेशन, जहाँ पर प्लेयर की पर्सनल डाटा का इस्तेमाल करते हुए उसे इस्तेमाल किया जाता है। और फिर मेंटल टेम्पटेशन, जिसके अंदर वो टेम्पटेशन होती है जिसमें दर्द से बाहर निकलना होता है। जिसके बाद टेम्पटेशन ऑफ रीजन, अगर तुम सभी टेम्पटेशन से समय खत्म होने से पहले नहीं निकल पाए तो तुम यहाँ पर खत्म हो जाओगे और तुम्हें यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा। पर अगर तुम टेम्पटेशन से बाहर निकल जाते हो तो जो रैंकिंग इस चीज के ऊपर बेस्ड होंगी कि आखिर तुमने कितना लंबा समय लगाया है। और अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये 1 सेकंड के आसपास का होगा, बिल्कुल पिछली बार की तरह। अब बाकी सभी लोग भी धीरे धीरे करके स्नैप होना चालू हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड, कोई कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, और एंजल ताली बजाते हुए कहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर ध्यान दो। और लोगों के सामने मेन क्वेस्ट दिखना चालू हो
हो चुका था कि उन्हें 2 घंटे के अंदर टेम्पटेशन से निकलना होगा और सब क्वेस्ट जिसके अंदर बिना हेजिटेशन के किसी को मारना होगा। ये देखकर वो लोग कहते हैं क्या किसी को मारना होगा सब क्वेस्ट है? आखिर ये किस तरीके का इंसेन सा क्वेस्ट था। और जब वो रीजन के रिजल्ट को देखते हैं तो फिर से ब्लैक साइथ नंबर 1 पर था और दूसरे नंबर पर किसरी था और तीसरे नंबर पर हेवली डीमन था। लोग ये देखकर फिर से अपना सिर पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं क्या ब्लैक साइथ फिर से नंबर 1 पर आया है? पर आखिर उसने इतना ज्यादा जल्दी क्वेस्ट को यहाँ पर कंप्लीट कैसे कर लिया जिससे वो फर्स्ट प्लेस पर आ सके? उसे यहाँ पर बधाई दी जाती है जिसके बाद उसे यहाँ पर रिवॉर्ड मिलते हैं और फिर से सभी एंजल्स यहाँ पर आपस में बातें करना चालू कर देते हैं कि जो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी काफी ज्यादा फ्लॉलेस है। इसका मतलब जो लाल वालों वाली एंजल है वो फिर से यहाँ पर किंग बन चुकी है और वो मुस्कुराते हुए कहती है कि वो इंसान जो कि यहाँ पर इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने में फेल हो चुके हैं, तुम सभी को गुड बाय। और ये कहकर उन सभी को वो इरेज करना चालू कर देती है। वो लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं पर कुछ ही देर में राख बनकर गायब भी हो जाते हैं और ब्लैक साइथ को फिर से यहाँ पर रीजन का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है जिस वजह से उसे अथॉरिटी ऑफ द टेम्परेरी स्किल मिलता है। और ये एक ऐसी अथॉरिटी थी जिसे वो रियल वर्ल्ड के अंदर बस केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकता था। और ये देखकर वो कहता है कि आखिरकार अब मुझे एक ऐसी चीज मिल चुकी है जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं यामी के सामने खड़ा हो सकता हूँ और अब मैं कभी भी उसे यहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हमें मिस्टर मा का सीन दिखाते हैं। जैसे वो अपने बिस्तर से उठता है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। वो कहता है कि सच में ये रियलिटी थी, मैंने देखा कि मेरा भाई मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा था पर आखिर तब क्या होगा कि वो कोई इल्यूजन नहीं होगा बल्कि फ्यूचर में होने वाले कोई हादसे की झलक हो। मुझे जल्दी से जल्दी कंपनी को और ज्यादा फास्टली ग्रो करना होगा जिससे मैं फादर की रिकॉग्निशन को यहाँ पर अर्न कर सकूं। पर इस सब के बाद भी रैंकिंग्स को देखकर मुझे कोई भी ऐसा निकनेम नहीं लगा जो कि देखने में सियर लग रहा हो। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ तक ये कोई कॉम्बैट क्वेस्ट भी नहीं था और उसके बाद भी उसने यहाँ पर क्वेस्ट को इतने ज्यादा जल्दी कंप्लीट नहीं किया जिसके बारे में वो काफी अच्छे तरीके से जानता था और रैंकिंग्स में पीछे रहा। क्या वो जानबूझकर यहाँ पर अपनी क्लियरिंग को डिले कर रहा है? आखिर उस सियर के दिमाग में क्या चल रहा है? आखिर वो यहाँ पर क्या प्लान कर रहा है? और दूसरी तरफ र्यूमिंग जो कि यहाँ पर खाना खाते हुए सामने का नजारा देख कर थोड़ा सा कंफ्यूज था क्योंकि बेचारी जूरी जिसने अभी तक अपने खाने को छुआ तक नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी आत्मा यहाँ से निकलने वाली हो। वो सोचता है कि ये गलती थी कि मैंने तुरंत ही इसे यहाँ पर बुला लिया क्योंकि देखकर लगता नहीं है कि अभी ये सही शेप के अंदर है। इसलिए वो जूरी से कहता है क्या तुम्हें भूख नहीं लगी, क्या हुआ? तो वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खाने में काफी ज्यादा अच्छा है। तो वो शर्माते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता। और वैसे भी वो देख कर ये समझ जाता है कि आखिर उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। इसलिए वो मूड ठीक करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर 7th फ्लोर के अंदर तुम्हें किस तरीके का इल्यूजन दिखा था पर अब उस चीजों को भूल जाओ, वो वैसे भी खत्म हो चुकी है। तो ये सुनकर वो भी कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो कहती है कि ये कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस थोड़ी सी थकी हुई हूँ, वैसे भी मैं तैयार होने के लिए कुछ जरूरत से ज्यादा ही जल्दी कर रही थी। और वहीं पर हमें जेफरी को भी दिखाते हैं जो कि चुपके से अभी भी र्यूमिंग के ऊपर नजर बनाए हुए था। और र्यूमिंग कहता है कि अगर मैं तुमसे सच कहूँ कि आखिर असली वजह क्या थी कि मैं तुम्हें यहाँ पर लंच में बुलाया, असल में मैं यहाँ पर तुमसे 8th फ्लोर के बारे में बात करना चाहता था, जितने ज्यादा जल्दी हो सके उतने ज्यादा जल्दी। और साथ ही वो जेफरी के बारे में सोचते हुए कहता है कि अब जो मैं यहाँ पर बोलूंगा अच्छी तरीके से अपने दिमाग के अंदर बैठा लेना क्योंकि ये क्रिस्टीन का भरोसा जीतने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और मुझे पता है कि जो ये इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हारे थ्रू उस तक जरूर पहुंच जाएगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 आइकॉन्स को दिखाया जाता है और एक कंप्यूटर के सामने एक आदमी बैठा हुआ था जो कि अपने हाथ में मोबाइल रखे हुए कुछ आर्टिकल्स को पढ़ रहा था और उसके अंदर प्लेयर्स प्लेस के बारे में लिखा हुआ था और कई सारे आर्टिकल्स थे जो कि बस केवल उसी के बारे में थे। और वो ये देखकर कहता है कि बस केवल कुछ ही मिनट के अंदर एक और दूसरा आर्टिकल। और वो याद करता है जहाँ पर उसके फादर उसके ऊपर चिल्ला रहे थे कि जो ओइसोंग ग्रुप का यंगेस्ट सन है उसने प्लेयर्स टारगेटेड आइटम का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को सक्सेसफुल कर लिया है और वो तुमसे 3 साल छोटा है, उसके बाद भी उसके अंदर इस तरीके का बिजनेस का सेंस है। और सबके अलावा तुम यहाँ पर एक प्लेयर तक नहीं बन पाए और यहाँ पर एक भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसके अंदर तुम्हारा नाम जुड़ा हुआ हो। और ये सब सोचकर वो अपने होठों को काटते हुए कहता है कि ये सोचना कि प्लेयर्स प्लेस भी उस कमीने को ही बिलोंग करता है, ये सारी चीजें उस कमीने मिस्टर मा की वजह से ही हो रही है। अगर मैं भी यहाँ पर एक प्लेयर बन गया होता तो मैं मिस्टर मा के खिलाफ इक्वल फुटिंग के साथ यहाँ पर कम्पीट कर पाता और अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए और फादर की नजरों में अपने आप को प्रूव करने के लिए मुझे जल्दी से जल्दी अपने प्लान को यहाँ पर एग्जीक्यूट करना होगा। और फिर हमें वो तीनों लोग अपने कैमरे के सामने दिखाए जाते हैं। यमी कहती है कि चेयरमैन तुम्हारा स्वागत है। वो पूछता है कि जो लास्ट एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू था तुमने कहा था कि उसके अंदर 3 लोग मर्डर टेस्ट को यहाँ पर पास कर चुके हैं। तो वो कहती है कि बिल्कुल। ये सुनकर उनका चेयरमैन कहता है अगर ऐसा है तो हम लोग कल ही हमारे प्लान को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हमें फिर से उस चर्च का सीन दिखाया जाता है। नीथन अपनी लड़की से कहता है देखकर ऐसा लगता है कि जो वो सियर था तुम्हें उसके साथ अपनी करीबियों को और ज्यादा बढ़ा लेना चाहिए। ये सुनकर वो कंफ्यूज कहती है क्या सच में आपको उसके ऊपर भरोसा तो नहीं हो गया क्योंकि बस उसकी एक चीज यहाँ पर सच्ची हो गई है, ये किसी तरीके का कोई इत्तेफाक भी तो हो सकता है। पर नीथन कहता है कि मैंने जेफरी को उसके ऊपर काफी समय से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लगाया हुआ था और उसने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक हो। मैंने सुना है कि उसका एक छोटा भाई है और वो बस घर से काम और काम से घर के लिए जाता है और कहीं नहीं। और जो तुम्हारे फियांसे है वो भी उसके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करता है। क्यों मैंने सही
कहाना, और इसके अलावा वो उसका बिजनेस पार्टनर भी है। वो कहती है कि पर फिर भी मुझे उसके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं है। तभी पीछे से जेफरी की आवाज आती है जो कि कहता है अगर ऐसा है तो क्यों ना क्रिस्टीन तुम ये सुनो, अभी अभी मैं यहाँ उससे 8th फ्लोर की इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन कर आ रहा हूँ। ईथन ये सुनकर कहता है क्या 8th फ्लोर, क्या तुमने सच में उस सियर की बातों को सुना है? वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और इस बार तो उसने हर एक चीज को यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और साथ ही वो क्रिस्टीन से कहता है कि अगर तुम्हें सच में उसके ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम 8th फ्लोर को एक्सपीरियंस करने के बाद इस चीज को डिसाइड क्यों नहीं करती। तो ये सुनकर वो कहते हैं तो चलो सबसे पहले ये सुनते हैं कि आखिर उसने क्या कहा है। तो वो बताता है कि 8th फ्लोर की जो डिफिकल्टीज हैं वो यहाँ पर चॉइस के साथ यहाँ पर चेंज हो जाएंगी, और जो एक्सपीरियंस तुम्हें मिलेगा वो भी उसके अकॉर्डिंगली ही चेंज होगा। और इसके अलावा उसने यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट के अपीयर होने के बारे में भी कहा था। क्रिस्टीन कहती है कि एक न्यू एलिमेंट? वो कहता है कि हाँ एनपीसी, असल में जो 8th राउंड है उसके अंदर एनपीसी अपीयर होना चालू हो जाएंगे। और सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सुंदर सी एल्फ को दिखाया जाता है जो कि ऐसा लग रहा था कि किसी का वेट कर रही हो।